अगले दिन अपने पापा से मिलने के लिए एठी लिली को अपने साथ ले जाती है, जहां वो अपने सिंहासन पर बैठे कह रहे थे काफी वक्त हो चुका है हमें मिले। 5 साल बीत चुके हैं, फिर भी महाराज ने लिली को याद रखा। ये काफी बड़ी बात होती है, लेकिन एठी मन ही मन कह रही थी झूठ है, मैं अच्छे से जानती हूँ आप कितने ज्यादा बेरहम इंसान हो, तो इतना दिखावा क्यों कर रहे हो हमारे सामने। मेरी जिंदगी अब तक कितनी ज्यादा अच्छी थी, पर अचानक से मुझे आपसे क्यों मिलना पड़ा। एक दूसरे को देखने के बाद एठी तुरंत ही खुद को पत्थर के रूप में यहाँ छुपाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही क्लॉड कुछ कहता है जिसे सुनकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। मैं काफी वक्त से सरकारी काम में क्या उलझा हुआ था। रूबी पैलेस के अंदर लोग अजनबी की तरह घुसना शुरू कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए याद से इसी महल में रहे, मेरी देखरेख में ये काबिल राजकुमारी बन के रहेगी। चलो चाय पीने के लिए अभी। लिली को काफी ज्यादा खुशी थी, आखिरकार एठी उसके पापा के साथ अब रह सकती है। चाय के टेबल पर एठी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसके सामने पड़ा ये टेस्टी खाना, और ये चाय कहीं जहर तो नहीं है ना। लेकिन इतना टेस्टी खाना मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। उसके केक ना खाने के कारण क्लॉड कहता है क्या तुम इसे जहर समझ रही हो। वो मना करते हुए बताती है कि लिली ने कहा था ज्यादा केक खाने से मेरे दांत भी खराब हो सकते हैं, लेकिन कल ही तो उसने केक खाया था। ये बात वाकई वो नकार भी नहीं सकते थे, इसलिए अपने पापा के सामने पहली बाइट लेने के बाद ही वो इतना ज्यादा एंजॉयमेंट फील कर रही थी कि अपने पापा को तक बता देती है। जिसकी बात सुनने के बाद वो कहते हैं ठीक है, कल से रोजाना हम साथ में ही चाय पियेंगे। इस तरह से उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी और उसके भागने का प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका था। भविष्य में क्या होने वाला है इस सच को जानने के बावजूद अपने पापा को रोज देखने के लिए हिम्मत जुटाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। साथ ही एक काबिल राजकुमारी बनाने की वो उसके पापा की ये कोशिश काफी ज्यादा उलझनों से भरी हुई थी, क्योंकि वो हरदम घबराहट के मारे कोई ना कोई गड़बड़ तो कर ही देती थी, जिन हालातों में वो खुद को मौत के काफी ज्यादा नजदीक पा रही थी। पर उसके पापा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखा रहे थे, जो बात उसे काफी ज्यादा हैरान कर देती, और वो अपने डायरी के अंदर भी ये सब लिख देती थी। उसे ये सब खुशी भी दे रहा था कि अगर मैं यहाँ से ना भाग पाऊँ तो फिर पापा के साथ एक अच्छी जिंदगी तो जी सकती हूँ मैं। कुछ दिनों बाद लिली एठी को अच्छे से तैयार कर रही थी, क्योंकि उसके पापा उसे बगीचे के फूल दिखाने ले जाने वाले थे। क्लॉड अपनी बेटी को देखने के बाद कहता है तुम बाकी दिनों के मुकाबले अच्छी लग रही हो। एठी को उसकी बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, पर वो भी कह रही थी पापा आप भी अच्छे लग रहे हो। इतने दिनों बाद अचानक से उसका कुछ ऐसा कहना क्लॉड को काफी हैरान तो कर देता है, पर वो बिना कुछ कहे आगे की ओर बढ़ जाता है। लिली और फेलिक्स डर के मारे आधे हो चुके थे, पर एठी उन दोनों से ज्यादा घबराई हुई थी। बगीचे में कई सारे रंगीन और खुशबूदार फूलों को देखने के बाद एठी यहाँ वहाँ खेल कूद कर रही थी, और कुछ फूलों का गुलदस्ता बनाकर लिली और पापा को दिखाती है। अपने आंखों के सामने एक बड़ी सी झील देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी, जहाँ उसके पापा कह रहे थे चलो हमें नाव पे भी जाना है, लेकिन उससे थोड़ा डर लग रहा था, और वो लिली को पकड़ लेती है जहाँ वो उसके जाने के लिए मना कर रही थी। पर क्लॉड का कहना था मतलब किस बात का डर, मैं साथ में ही हूँ ना, चलो। उसके डर को कम करने के बजाय वो उसे सीधा कॉलर से पकड़ के नाव में बैठा देता है, जिसे देखकर फेलिक्स भी कह रहा था हाय भगवान ये क्या कर रहा है। नाव पे वो दोनों बिल्कुल ही अकेले थे, जहाँ क्लॉड हवा का मजा ले रहा था, वही एटी को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि वो अपने पापा से बोला अब क्या बातें करे। उसके तो आंखें मिलाने तक की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद क्लॉड ही कह पड़ता है आखिर कब से तुम क्या सोच रही हो। अचानक से क्लॉड का ये पूछना एठी को डरा देता, और उसके मन में जो सबसे पहली चीज आ रही थी वो वही बोल देती है पापा आपके बाल काफी ज्यादा प्यारे हैं, बिल्कुल सोने की तरह चमकते हैं। वाकई तुम्हें सोने से कुछ ज्यादा ही लगाव है। वैसे तुम्हारा खजाना भी मेरे पास ही है, आकर ले जाना। चेहरे पे हंसी लिए वो मन में सोच रही थी नहीं रहने दीजिए, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं। वक्त बीतने के साथ हवा अपने साथ फूलों की खुशबू भी लेकर आ रही थी, जो काफी अच्छा माहौल बना देती है। एठी को अब थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था, और वो सोच में पड़ चुकी थी आखिरकार ये नाव बिना चप्पू के कैसे चल पा रही है। क्या सोच रही हूँ मैं, ये तो बस पापा का मैजिक है ना। लेकिन उनकी नीली आंखों को देखने के बाद वो सोच में पड़ चुकी थी काश मैं भी मैजिक इस्तेमाल कर पाती, तो फिर पापा मुझसे जरूर प्यार करते। बाद में एक फूल की खुशबू ने उसे अपनी ओर खींच लिया था, जिसे लेने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है वो फूल उसे पानी के अंदर खींच लेता है। वो वाइन्स उसे पानी की गहराइयों में खींच रहे थे, जहाँ एठी शुरू में थोड़ा जटपटा तो रही थी, लेकिन उसके पापा बचाने नहीं आ रहे थे। ये देखकर वो किस्मत के आगे हार मानकर अपनी आंखें बंद करने वाली थी, लेकिन उसके पापा आखिरी वक्त पर उसे बचाने के लिए आ चुके थे। पानी में डूबने के बावजूद उसे एक पल के लिए सुकून मिल रहा था। जमीन पे आने के बाद एठी अपने पेट में जितना भी पानी गया उसे बाहर निकाल रही थी, जहाँ उसके पापा काफी ज्यादा चिढ़े हुए थे।
फेलिक्स उन्हें जाकर उनका केप पहनाने वाला था, लेकिन वो हाथ दिखा के कहता इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने मैजिक पावर से वो एटी को पूरी तरह से सुखा देता है और फेलिक्स से कह रहा था, इसे तैरना सिखाओ। ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात होगी अगर एक राजकुमारी डूब के मर जाती है। उसके पापा के ऐसा कहने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, साथ ही उसे ये बात बच नहीं रही थी कि आखिर उसने उसे क्यों बचाया। उसके अलावा वहाँ से जाते वक्त क्लॉड को सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके अलावा पानी में भीगने के कारण वो बीमार पड़ चुकी थी, जहाँ लिली उसके लिए काढ़ा बना के लाती है और वो उसे बता रही थी, जिस फ्लावर ने तुम्हें बहकाकर पानी में खींच लिया वो अक्सर कम मैजिक वाले लोगों को ही टारगेट करता है, इसलिए महाराज को उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। रात के वक्त क्लॉड उस झील के पास जाता है जहाँ उसे अपनी बीवी की याद आ रही थी और वो उसके बारे में सोचने के बाद कहता है, उसकी हंसी और ये मुस्कुराहट आज भी वैसे की वैसी है, मैं चाह कर भी इसे नहीं भूल सकता। इमोशंस को भूलने का मैं कितना ही दिखावा कर लूँ, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ ही है। पर एक चीज़ तो पक्की है, मैं अपनी बेटी से नफरत नहीं करता। ब्लैक मैजिक उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहा था, जहाँ फेलिक्स पेड़ के पीछे छुपा हुआ ये सब देखने के बाद दुखी होते हुए कहता है, किसी दिन कोई ना कोई तो कैसी रोशनी होगी जो आपको इस सबसे बाहर निकाल सके। अगले दिन रूबी पैलेस के बाहर काफ़ी सारी सेविकाएं खरीदी, जहाँ फेलिक्स उनके बीच से निकल कर कहता है, महाराज ने मुझे आपके रॉयल गार्ड के रूप में चुना है, मैं आपका रक्षक हूँ। जैसे सुनने के साथ ही एथी डर के मर कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है।